चले भाई। सर हम लोग कर रहे हैं फेब मार्च 19 पेपर 3 वेरिएंट 2। आ जाए। A project has a social cost of 100 million, a private cost of 40 million, external benefit of 20 million. It has net social value of zero. ठीक है। What can be concluded about the project? हम लोग क्या करते हैं भाई कि सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सोशल कॉस्ट आ रही है 100। सही है। अ, ठीक है। इसके बाद आ रही है मेरी प्राइवेट कॉस्ट दैट इज 40। सही है। एक्सटर्नल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 100 आ गई है, क्योंकि 160 आ गई है बल्कि। ठीक है। आ जाए। फिर हमारे पास है एक्सटर्नल बेनिफिट जो कि कितना है आपका? 20 मिलियन है। तो इस प्रोजेक्ट से व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट? तो नेट सोशल वैल्यू इज जीरो। मतलब सोशल कॉस्ट जो है वो 100 है, और सोशल बेनिफिट जो है वो सर क्या है आपका? 100 है। ठीक है। तभी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है भाई? नल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अच्छा। अब सर इसने बोल दिया कि एक्सटर्नल बेनिफिट 20 है, सोशल बेनिफिट जो है वो 100 है, तो प्राइवेट बेनिफिट जो है वो कितना हुआ? 80 हो गया। ठीक है। प्राइवेट बेनिफिट कितना हो गया आपका? 80। तो सर एक्सटर्नल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट। बात तो सही है। प्राइवेट कॉस्ट ग्रेटर है प्राइवेट बेनिफिट से? नहीं, प्राइवेट कॉस्ट कम है। दूसरा, प्राइवेट कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल, नहीं सर ये भी लेस है। सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, नहीं सर ये तो इक्वल है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ए। The diagram shows the cost and revenue curves, say for a firm. At which price does allocative efficiency occur? जब मैं allocative efficiency की बात करता हूँ तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सर हमारे पास क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर सब सही चल रहा होता है। एम एस बी इज इक्वल टू आपका एम एस सी। ठीक है। अच्छा। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि एम सी इज इक्वल टू क्या होता है सर आपका? ए आर जो है वो चल रहा होता है। तो एम सी इज इक्वल टू ए आर हमारा कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। ठीक है। डन। तो ये प्राइस हमारा क्या बता रही होगी? एलोकेटिव एफिशिएंसी। ओके हो गया। सर क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये आपको बता रहे हैं एम सी इज इक्वल टू एम आर। जी बोले। सर ये लाइक एल्कोहल एफिशिएंसी जब बोलते हैं तो प्राइस इज इक्वल टू एमसी, राइट? तो यहाँ पर हम लोग एमसी इज इक्वल टू एमआर क्यों नहीं कर रहे? एम सी इज इक्वल टू एम आर इसलिए नहीं कर रहे, सही है, क्योंकि सर होता यह है कि देखें एम सी इज इक्वल टू एम आर का मतलब है कि ये होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। ये एलोकेटेड एफिशिएंसी वाला पॉइंट नहीं होता। ये उनका पॉइंट होता है जो कि यूजुअली आपकी मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है एलोकेटेड एफिशिएंट तो होंगी ही नहीं। वो लोग जब जो भी होंगी वो क्या होंगी? उनका एमएससी विल बी ग्रेटर देन एमएसबी। ठीक है। ओके सर। अच्छा। A government is considering improving the rail links in its country. It also has to choose one of four high-speed routes. The benefit and cost of each route are shown below. Which route should be chosen? देखो वो रूट आप जो चूज करोगे जिसमें सोशल बेनिफिट जो है वो ज्यादा होगा सोशल कॉस्ट के। ठीक है। तो देख लेते हैं जरा हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 + 20। सही है। ये आ गया आपका 34। और प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट ये कितने हैं आपके? 0.5। ठीक है। अच्छा। ये कितना है? 16 और 22 कितना हो गया आपका? 38। सही है। और वन ये हो गया आपका 2.0। 30 फिर है आपका 18 12 है कितना? 30। 30 और ये आपका 1.2। 1.2। ये आया आपका 38 और ये आ गया आपका 6। तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सोशल बेनिफिट सबसे ज्यादा जो है वो होगा? नेट पूछा है। 34 में से 0.5 निकाला कितना बचा? 33.5। ठीक है। अच्छा। 38 में से 2 निकाला कितना बचा? 36.0। 30 में से 1.2 निकाला कितना बचा? 28.8। और 38 में 6 निकाला 32। तो सबसे ज्यादा किसमें बच रहा है आपको? बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? बी। इजी क्वेश्चन था। आ जाए। A table shows the total utility, सही है, gained by a consumer
as they consume more apples, ठीक है. At which level of consumption would the marginal utility be zero? सर यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अपने मैक्सिमम पे है, अपने पीक पे है. सही है. यहाँ पे क्या हो गया सर, ये 8 पे हुई तो ये डिमिनिश होना स्टार्ट हुई. यहाँ भी डिमिनिश हो रही है, यहाँ भी डिमिनिश हो रही है, यहाँ भी डिमिनिश हो रही है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है ये, कि ये जो है वो इक्वल है. सही है. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी सर क्या है, इक्वल टू जीरो है. कौन से पॉइंट पे था ये आपका, 6th पॉइंट पे. ठीक है. चले. In the indifference curve diagram, point M is the consumer initial equilibrium. J, K and JL are budget lines. ठीक है. And Mn is the substitution effect of a fall in price of good X. इसने बोला भाई कि M आपका जो है वो एक पॉइंट है. ठीक है. अच्छा. इफ गुड X इज अ गिवन गुड, गिवन गुड वो होता है जिसका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव होता है. सही है. मतलब इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Which point will be the कंज्यूमर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आफ्टर द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स. सर अगर गुड एक्स की प्राइस जो है वो क्या हो रही है यार, आपकी गिरेगी भी ना, तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है. डन. तो अगर मैं देखूँ तो गुड एक्स की अगर प्राइस गिरती है तो ऑब्वियसली बात है आपका बजट ज्यादा जो है वो आपको अलाउ कर रहा होगा. राइट. तो ये तो हमारा क्या हो गया, एम से लेके एन पे, एक्स से लेके x1, तो ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ठीक है. अच्छा. पर होगा ये कि सर मैं अपनी क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा. राइट. क्योंकि गिवन गुड है. तो x2 मेरा क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया मेरा इनकम इफेक्ट. तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या आ गया, ए. Selena has income of $100 and buys the food and drink. The price of a unit of food is $2, while the price of unit of drink is $1. सही है. इनकम है 100 की, एक खाना ₹2 का है और ड्रिंक जो है वो ₹1 की है. विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेंडिंग वो सजेस्ट सेलेना वांट्स टू सेव सम ऑफ हर इनकम. अच्छा. अगर ये 20 यूनिट्स कंज्यूम करती है, मतलब 40 ये और 50 ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल खर्चा कर रही है 90 का. यहाँ पे कितने का कर रही है, 30, मतलब 60 प्लस इसमें तो 100 है, कोई खर्चा वर्चा नहीं, कोई सेविंग नहीं हो रही है. यहाँ 40 मतलब है 280, यहाँ भी सर 100 की जो है वो कंजम्पशन है, मतलब नो सेविंग. यहाँ पे 100 110, मतलब यहाँ तो सर आपको जो है वो अपनी डिस सेविंग्स करनी पड़ेगी, अपने बजट से आप एक्सीड कर रहे हैं. तो एक पहला पॉइंट है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, $10 जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं. ए इज द करेक्ट आंसर. डायग्राम शो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, तो इसका मतलब है कि इसका जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, एम सी इज इक्वल टू एम आर. अगर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता तो वहां पे क्या होता, एम आर इज इक्वल टू जीरो होता. ठीक है. तो ये जरा देख लीजिएगा. व्हाट वुड बी द चेंज इन प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट चेंज फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू रेवेन्यू. देखिए आ गया. आप कहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे सर, आप जो है पहले इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे थे, डेट वाज एम सी इज इक्वल टू एम आर. अब आप जो है वो इस पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, एम आर इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे. ठीक है. तो सर क्या हुआ, आप कहाँ पे चले गए, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो प्राइसेस हैं, पहले आप आर पर ऑपरेट कर रहे थे, अब आप जो है वो एस पर आ चुके हैं. सही है. डन. चले. द गोल ऑफ अ फर्म एक्स इज टू मेक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट. व्हाट डज दिस डिस्क्राइब. सही है. फर्म एक्स का गोल है कि उसे कम मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है. क्या ये जो है चीज डिस्क्राइब जो है वो कर रही है. मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू और ये सब तो नहीं हो सकता. क्या होगा हमारा, प्रॉफिट सेटिस्फाइज. ठीक है. आगे चलते हैं. मोनोपोली मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है. तो देखें भाई, मोस्ट लाइकली है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमारी जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल है किसके भाई, एवरेज रेवेन्यू के. ठीक है. अच्छा. तो क्यों मोनोपोली जो है वो क्यों नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है, क्या उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, नहीं. अ फर्म इज अ पब्लिक कंपनी विद न्यूमरस शेयर होल्डर्स. द मार्केट इज इन द इंडस्ट्री इज हाईली कंटेस्टेबल. सही है. यही रीजन है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि वो लोग जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा रहे, क्योंकि अगर कंटेस्टेबल मार्केट होता है तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है, या आप याद रख लें बात को. ठीक है. यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है किसके, एवरेज रेवेन्यू का. ठीक है. आगे चलते हैं. The diagram shows the average fixed cost, average variable cost, average total cost. सही है. Curve faced by three firms X, Y, and Z. DX, DY, and DZ are the three respective demand curves
ऑल थ्री फर्म सीक टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा देखिएगा इसमें। हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं डी जेड पे आता हूँ पहले तो सर ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे तो आप सर क्या कर रहे हो भाई, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर रहे हो। मैं आता हूँ डी वाई पे। डी वाई पे आप जो है वो सब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आप अर्न कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप एवरेज वेरिएब यहाँ पे ये वाली तो कवर हो रही है और ये वाली कवर नहीं हो रही, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही, पर वो तो गवर्नमेंट वगैरह कोई सब्सिडी वगैरह दे देगा। आगे चलते हैं। ये जो आपका नीचे वाला पॉइंट है डी एक्स, ना यहाँ पे आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हो ना फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे हो। मतलब ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका है घर जाने का पॉइंट, दैट इज शट डाउन लेवल। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्म एक्स विल चूज नॉट टू प्रोड्यूस एट ऑल। ऑब्वियस सी बात है भाई, फर्म एक्स को तो अब घर चले जाना चाहिए, कोई भी प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, ये तो सही बात है। फर्म वाई इज लाइकली टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। फर्म वाई हाँ सही है, लॉन्ग रन के अंदर सर वो भी शट डाउन पे आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट सही है। फर्म जेड विल ऑपरेट, हाँ भाई फर्म जेड तो दोनों में ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो अगर लॉन्ग रन में भी जाएगा तो वो सब नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा, अभी वो करंटली एबनॉर्मल पे है। फर्म वाई वाला सही है कि इज लाइकली टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन। भाई फर्म लाइकली इज टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन सही है, बट नॉट इन द लॉन्ग रन सही है, तो ये तभी जो है वो गलत है। When a firm increases all its input fourfold, its output increases threefold. What does this illustrate? मतलब कि अगर फर्म एक है वो 4 यूनिट्स लगा रहा है तो उसे 3 यूनिट्स का जो है वो रिटर्न जो है वो मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अच्छा बेटा शानजे, करेक्ट आंसर डी क्यों नहीं हो सकता भाई? जी सर, डी करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता? फिर क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो बात करता है कि लाइक आउटपुट लाइक गिरता जा रहा है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स स्केल के लाइक थ्री वो होते हैं लेवल्स, एक इंक्रीजिंग होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक डिक्रीजिंग। नहीं वो तो बात आपकी सही है, पर आप बोल रहे हो आउटपुट गिरता जा रहा है, तो आउटपुट तो दोनों में गिर रहा है, तो मैं डी क्यों नहीं कर रहा हूँ फिर? हाँ सर, ये लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस ऑल इट्स इनपुट्स, तो ये शॉर्ट रन में नहीं हो सकता। सही है तो कि हमारे पास क्या होता है, हाँ ये बात थोड़ी सी समझ आती है कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस ऑल इट्स आउटपुट इनपुट फोर फोल्ड, सही है, जब वो सारे अपने इनपुट्स को यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उसके जो एफ ओ पीज हैं वो सर क्या है, वेरिएबल है। सही है, और हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन का नहीं है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे जो सर आपके एफ ओ पीज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। डन, आगे चलते हैं। व्हाट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर एंटरप्राइज। सही है, अच्छा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि फैक्ट एंटरप्राइज क्या है, वो बंदा जो कि रिस्क ले रहा है, राइट, वो बंदा जो कि यार रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जिसके अंदर, बिजनेस तो वही होता है ना यार। तो व्हाट रिप्रेजेंट आपका ट्रांसफर अर्निंग्स, देखिए ट्रांसफर अर्निंग्स का मतलब क्या होता है भाई, मिनिमम अमाउंट टू अट्रैक्ट, तो कम से कम वो क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमम अमाउंट है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी सारी चीजें तो हैं आपके विश लिस्ट में, बट ऑब्वियस सी बात है हम लोग सबसे मिनिमम कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करें यार। ठीक है, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। अ कंट्री हैज अ नेगेटिव इनकम टैक्स, द कर्व एन टी इन द डायग्राम शोज द कंट्रीज इनिशियल टैक्स स्केड्यूल। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, देखें भाई क्या हो रहा है कि a change in a tax causes the schedule to shift to NT1। आप आ चुके हैं सर NT1 पे आ चुके हैं, सही है, अच्छा भाई, how will this affect work incentives
एंड आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जो है वो ऊपर चला गई है ये चीज, ठीक है, तो आपके सामने है कि टैक्स क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव जो है हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप इस पॉइंट पे, पहले आप कहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे, अब आप आ चुके हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है कि वो जो वर्क इंसेंटिव्स हैं, इतना टैक्स बढ़ रहा है तो वर्क इंसेंटिव्स तो सर है ही नहीं कुछ भी अब, या तो सी या तो डी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सर क्या हो रही है, मोर इक्वल हो रही है, सही है, डन। चले, इन्वेस्ट सर लेबर, जी बोले। सर वो वाला क्वेश्चन दोबारा से पूरा कौन समझाएंगे? कौन सा वाला? ये 13 वाला। कंट्री नेगेटिव इनकम टैक्स, जी सर। सही है। अच्छा सर, देखिए हमारे पास क्या हुआ है कि आप एन टी से एन टी वन की तरफ जो है वो चले गए, ठीक है। अब आपके सामने टैक्स जो है वो आपका पॉजिटिव पे जा रहा है, नहीं जा रहा, बढ़ रहा है मतलब टैक्स, ठीक है, जी डन है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो आप पहले इस पॉइंट पर थे, अब आप आ गए हैं इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। सर कि और टैक्स चार्ज हुआ जा रहा है इनकम पर। आपके हिसाब से क्या, आप क्या करते हैं आंसर? नहीं सर, ये वो ग्राफ मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। देखें हमारे पास, एक मिनट में करवा देता हूँ। देखें, उसने आपको ये बोला है कि ये जो ग्राफ है ना, टैक्स रेट हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव इनकम टैक्स का मतलब पहले आप लोग समझ लें कि इसका मतलब ये होता है कि जहां पे जो लो इनकम अर्नर्स है ना, सही है, उन्हें सर क्या मिल रहा है, उन्हें मिल रही है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्सेस उन्हें क्या मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जब आपने ये एन टी से ये चला गया एन टी वन पे, सही है, तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि आपका जो है वो टैक्स का जो बर्डन है वो बढ़ चुका है किन के ऊपर, जिनकी इनकम लेवल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारे पास टैक्स का रेट इसका मतलब बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स का जो इंसेंटिव है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, कम हो जाएगा, जी सही है, मोटिवेशन कम हो जाएगी। सेम टाइम पे हायर टैक्स रेट है, तो इसका मतलब है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो आपके पास हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि यस उनको सर। ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिल रहा होगा, तभी करेक्ट आंसर इज डी, सही है, आ गई बात समझ। चल, इन विच जी लेबर सर। मार्केट, सही है, हमारे पास डायग्राम इज द इकोनॉमिक रेंट ऑफ वर्कर्स ग्रेटेस्ट। असल में अब जब मैं इकोनॉमिक रेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये सर क्या होता है कि ये आपको जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो देनी पड़ती है टू अट्रैक्ट वर्कर्स। मतलब वर्कर ऐसे नहीं आ रहा, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एबिलिटी है, तभी वो एक्स्ट्रा उसको देना पड़ रहा है आपको। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सप्लाई ऑफ लेबर इलास्टिक है, तो सबके सब एक जैसे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये मेरा इकोनॉमिक रेंट है और ये मेरा ट्रांसफर अर्निंग्स है। एक और भी चीज याद रखें कि एरिया अबव दी सप्लाई की जो कर्व है, दैट इज योर व्हाट, इकोनॉमिक रेंट, ठीक है। अच्छा, अगर कम से कम इतना तो देना ही है, ये आपका क्या है, एक्सेस अमाउंट है जिसको आपको देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट। यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट ये है, ट्रांसफर अर्निंग है, सबसे ज्यादा किस में होता है, जब आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, डन। कि ऐसा मार्केट में कोई ऐसा दूसरा कोई प्लेयर है ही नहीं, सही है, तो आपको उसको जो है वो एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा
नॉमिनल इनकम को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहा होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज करेक्ट? सही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज करेक्ट में गवर्नमेंट कैनॉट आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इनएफिशिएंसी। सर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई जो है वो कर लेती है। इनएफिशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन दैट द मार्केट सिस्टम विल बी बेटर एट रिसोर्स एलोकेशन। सर ये तो नहीं है। मार्केट फेलियर मीन्स दैट गवर्नमेंट एक्शन विल नेसेसरी इंप्रूव द सिचुएशन। सर मार्केट फेलियर ये तो नहीं बताता कि भाई आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। गवर्नमेंट फेलियर में रिजल्ट फ्रॉम पॉलिसीज दैट हैव अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। ये गवर्नमेंट का जो फेलियर है ना, गवर्नमेंट कभी बुरा नहीं सोचेगा, या कोई भी कभी भी कोई बुरा नहीं सोचता। ये तो कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वरना कभी भी गवर्नमेंट का ये नहीं चाहती कि भाई कुछ बुरा हो। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ मिनिमम वेज अबव द इक्विलिब्रियम वेज। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम वेज ऊपर ही लगती है। हाउ विल दिस अफेक्ट लो वर्कर्स अकॉर्डिंग टू मार्जिनल रेवेन्यू थ्योरी? सही है। अब यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एमआरपी थ्योरी का। सही है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। सही है। तो क्या हो सकता है भाई इसका, जरा बताएंगे आप लोग? गलत भी हो तो भी बताएं। एक मिनट सर। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एम्प्लॉयर्स जो है, सही है, दे हायर वर्कर्स अप टू द पॉइंट वे वर्कर्स की जो एमआरपी है वो सर क्या है, इक्वल है किसके भाई, वेज रेट के। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा कि सर मुझे डी लगा है। हाँ तो देख लेते हैं। ऑल दोज इनिशियली, पहले तो देखिए मिनिमम वेज अगर आप लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, एक तो प्राइस फ्लोर आपने लगाई है, तो हायर वेजेस फॉर सम लो पेड वर्कर्स हु विल बी कीपिंग देयर जॉब्स। और कुछ के लिए सर क्या होगा, जॉब लॉसेस जो है वो हो रही होंगी। ठीक है। तो दो पॉइंटर्स हो सकते हैं, हायर वेजेस, सही है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, कि वर्कर्स विल बी लूजिंग देयर जॉब। तो डी इज द आंसर, कि सम लो पेड वर्कर विल लूज देयर जॉब। इंक्रीज तो होगा नहीं। सही है। फ्यूअर ऑफ दोज नॉट ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विल एंटर द, नहीं ये नहीं है, सही आ जाए चलता है। सेवेंथ पे आता है, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ गुड दैट क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, चलें। अच्छा क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन एंड नो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज द करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ओ क्यू वन। अभी आप जो है वो ओ क्यू वन पे जो है वो ऑपरेट करते हो, मतलब ये आपका करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू टैक्स प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड। गवर्नमेंट वाला भाई टैक्स लगा देते हैं। सही है। विच साइज ऑफ टैक्स प्रोड्यूसर्स वुड रिजल्ट इन अ सोशली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने लगा दिया भाई, अब टैक्स लगा दिया। ठीक है। तो आपके सामने है कि पहले आप जो है, एक ये पॉइंट है, सही है, जहाँ पे क्या होगा, एम एस सी इक्वल टू एम पी सी प्लस एम ई सी। ठीक। अच्छा, मतलब कि आपका जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट है वो ग्रेटर है किसके भाई, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के। ठीक है, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? तो अब क्या हो जी सकता सर। है सर इसका आंसर, जरा बताएंगे क्या हो सकता है आंसर? वी एक्स। क्यों, रीजन क्या है? देखें, नहीं अब सॉरी इसका सर, वो वी डब्ल्यू। वी डब्ल्यू, चलें देख लेते हैं जरा। वी एक्स क्यों नहीं और वी डब्ल्यू क्यों? क्योंकि लाइक जब वो शिफ्ट हो रहा है तो क्वांटिटी टू पर प्राइस इज पी टू। तो वो जो गैप है वो वी डब्ल्यू का है बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू एंड प्राइस वन एंड प्राइस टू। चलें देख लेते हैं जरा। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये है कि देखें, एम पी सी ये आपका सप्लाई कर्व है जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एम एस सी ये सर क्या है,
ये आपकी है MPC प्लस MEC, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है आपकी प्रोडक्शन, ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मार्केट इनिशियली प्रोड्यूस कर रही है किस पे भाई, Q1 पे, सही है। पर एफिशिएंट जो क्वांटिटी है आपकी, जो एफिशिएंट क्वांटिटी है वो कितनी है, ये वाला पॉइंट है जहां पे MSC इज इक्वल टू MSB, ये मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट है। डन। अच्छा, तो सर हमारे पास ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस सर क्या कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई कितना टैक्स जो है वो चाहिए होगा, सही है, कि आप जो है हाउ मच टैक्स विल बी नीडेड टू शिफ्ट सप्लाई फ्रॉम S1 टू S2, सही, अलाइनिंग योर प्राइवेट कॉस्ट विद सोशल कॉस्ट। तो ये एक अप्रोप्रिएट टैक्स साइज है कि जिससे सर क्या होगा, हमारे पास जो है वो सोशली एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हो रही होंगी, ठीक है। तभी सर करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या है, VW नहीं है, VX है, ठीक है। सिर्फ इतना पॉइंट थोड़ी लेंगे, पूरा लेंगे हम लोग, सही है। चलें, डायग्राम शोज PPC, सही है, द इकोनॉमी इज इनिशियली एट पॉइंट X, सही है। अच्छा, इन इकोनॉमी अचीव एक्चुअल इकोनॉमिक बट नॉट पोटेंशियल, सही है भाई, एक्चुअल या पोटेंशियल का नहीं है सीन, सही है। व्हाट वुड बी द फाइनल पोजीशन, सही है। तो देखिए जब हमारे पास एक्चुअल होता है, एक्चुअल में हमारे पास सर क्या हो रही होती है कि यूज मूवमेंट होती है, सही है। और अगर तो पोटेंशियल ग्रोथ होता है तो हमारे पास क्या होता है सर, कि हमारे पास होता है सर शिफ्ट। आप यहाँ पे देखें कि एक्चुअल पॉजिटिव हो रही है, तो मतलब बी करेक्ट आंसर है। चलें, द इंफॉर्मेशन टेबल इज टेकन फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इन डॉलर मिलियन। अच्छा भाई, नेशनल इनकम की बात हो रही है, सही है। और फैक्टर एट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं GDP, सही है, जो आपकी जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अच्छा सर, ये आपकी कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गई है, सही है, और ये आपके एक्सपोर्ट्स आ गए, ये इम्पोर्ट्स आ गए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका जो है वो ऑब्वियस सी बात है पार्ट बनती हैं। और GDP में से आप माइनस करते हो इनडायरेक्ट जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है, सही, और प्लस करते हो आप सब्सिडी टू गेट दिस टाइप ऑफ, टू गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। सर क्या हुआ मेरे पास, 250 और 100 कितना हुआ, 350, 350 और 150 कितना हुआ, 500 हुआ, 500 में से 100 निकाला, फोर सही फिफ्टी है, सर। कितना आ रहा है, 450। 450। देख लें आप जरा, जरा एक दफा देख लें क्वेश्चन को, 1 मिनट दे रहा हूँ। सर मेरा 450 आ रहा है। 450 आ रहा है, तो 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा भाई, देखें, होता पता है क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि 450 तो आ रहा है टोटल GDP, इसमें से आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या करनी है, माइनस करनी है 80, और सब्सिडी को क्या करना है, ऐड करना है। करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, 410, क्योंकि इसने आपको बोला है ना, सही है, डन है तो ये टैक्स और सब्सिडी क्यों लेंगे? जी, ठीक है। ये GDP जब फैक्टर कॉस्ट, आप असल में बेसिकली नेशनल इनकम निकाल रहे हैं ना एट फैक्टर कॉस्ट, तो वहां पे आप जो है वो यही लेते हैं, ठीक है। चलें, विच सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजरिंग रियल GDP। जी सर, कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते व्हेन कैलकुलेटिंग रियल GDP। सर देखें, हमारे पास जब रियल GDP की बात आ रही है तो मतलब वो GDP है जो कि एडजस्टेड है विद इन्फ्लेशन, राइट, ठीक है। चलें, तो हमारे पास प्रॉफिट मेड बाय फर्म्स ये तो आएगा,
रेंट पेड, वेजेस पेड, ये सब चीजें आती हैं। सिर्फ पेंशन पेड जो है वो, उसके अगेंस्ट में कोई रिटर्न तो है नहीं, कोई आउटपुट तो जनरेट हो नहीं रहा। सही है, तो ये नहीं आएगा। विच एडजस्टमेंट्स टू रियल जीएनपी पर हेड might make it more reliable indicator when comparing standard of living in different countries। देखें, ऑब्वियस ही बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको करना है, कंपेयर करना है, और ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर जो है वो कौन सा लग रहा है। एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, क्या ये आंसर हो सकता है? देखें, जी बताएं, बोलें। देखिए, तो कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड्स बिटवीन कंट्रीज, एडजस्टमेंट्स जो होती हैं वो एक तो होती हैं आपकी इन्फ्लेशन की। सही है, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं। सही है, ताकि आप देख सकें परचेजिंग पावर पैरिटी को। और दूसरा आप देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई जो है वो शेडो इकोनॉमी तो नहीं है, कि जिसकी वजह से जो है वो अंडर स्टेटेड जीडीपी हमारे पास जो है वो आ रहा है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो अनआइडेंटिफाइड इनकम तो कोई नहीं है। क्या हुआ कि एडजस्टमेंट्स टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ द हिडन इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्रीज। व्हाट डज द कजनेट कर्व रिप्रेजेंट्स? कजनेट कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट जो है वो कर सर, रहा होता है? जी बोले। सर ये पिछले वाले में उन्होंने रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन भी तो लिखा हुआ है। हाँ सर, तो कौन सा वाला? तो सर ये ज्यादा सही है। रिलायबल इंडिकेटर जो है वो कौन सा है आपका? फिर इन्फ्लेशन क्यों नहीं हो सकता सर? असल में हुआ ये है कि हमारे पास, देखें, रियल जीएनपी पर हेड है। सही है, अगर मैं बात करता हूँ ना जीडीपी पर हेड और जीएनपी पर हेड में, तो वहां पे हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, वहां पे भी तो हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह को कंसिडर कर रहे होंगे। मसला ये आ रहा है कि ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर जो है वो कौन सा है। इन्फ्लेशन तो हम हर जगह जो है वो कंसिडर जो है वो कर रहे होते हैं। सही है। फिर ये फिर ये जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? देखें, जीएनपी तो आपका नेशनल ही आ गया ना। सही है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो बाहर की चीजें भी जो है, बाहर का आउटपुट भी जो है वो हम कैलकुलेट जो कर रहे होंगे। ओके सर। देखें, असल में होता है पता है क्या हमारे पास के, मैं बोलता हूँ भाई कि ए आंसर क्यों नहीं है। ए इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि देखो ये डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और ये रिफ्लेक्ट नहीं करती आपकी इंडिविजुअल की लिविंग स्टैंडर्ड्स को। मैं बात करता हूँ कि बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन की जो एडजस्टमेंट है ना वो ऑलरेडी अकाउंट फॉर हुई भी है ना, क्योंकि रियल का वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का डिफरेंस इतना बड़ा इशू नहीं है व्हेन कंपेयरिंग रियल जीएनपी बिटवीन कंट्रीज। और अगर मैं सी पे आता हूँ, तो बहुत सी कंट्रीज होती है जिसका इनफॉर्मल इकोनॉमीज बहुत होती हैं, ब्लैक मार्केट्स बहुत होती हैं। तो अगर एक कंट्री का बहुत बड़ी हिडन इकोनॉमी है तो उसका ऑफिशियल जीएनपी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है भाई, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टू हैव अ मोर एक्यूरेट मेजर। ठीक है, डन है। और डी इससे नहीं हो सकता क्योंकि भाई एक्सपोर्ट्स आपके जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड्स को। अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, बट क्या पता उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक सिटीजन के लिए इम्प्रूव जो है वो नहीं कर रहे हो। आगे चलते हैं। 22 पे आ जाए। कजनेट कर्व बेसिकली क्या करता है भाई, ये आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है अबाउट इनकम इनइक्वालिटी। सही है, और आपको बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। सही है, तो हमारे पास क्या होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवर टाइम इसका काम नहीं है, मल्टी डायमेंशनल भी इसका काम नहीं है, और लॉरेंस कर्व का इनवर्स भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ए। इन एन ओपन इकोनॉमी with the government sector the marginal propensity to import is 0.3। सही है, और हमारे पास marginal propensity to tax is 0.3, एंड MPS इज आपका कितना, 0.2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS, MPT और MPM। तो 1/जीरो 0.2 प्लस 0.3, नहीं सेव इतना ही ना, 0.2
प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो कितना आ गया ये आपका 0.6 0.8, 1/0.8 कितना होता है यार, बताना जरा। 1.25। 1.25 सही है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपसे पूछा है इसने। द इन्फॉर्मेशन कल हम लोग ने जो निकाला था वो रियल नेशनल इनकम निकाला था, ठीक है। तभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करा था किसी के साथ, ठीक। द इन्फॉर्मेशन इन टेबल इज टेकन फ्रॉम द कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इन डॉलर मिलियन। हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, दैट इज बेसिकली एक्ट करेगा एज योर एग्रीगेट डिमांड, सही। तो फॉर्मूला क्या होता है, 600 इज इक्वल टू कंजम्पशन, सही है, प्लस इन्वेस्टमेंट, सही है, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही है, और प्लस आपके क्या आ गए भाई 140 माइनस एक्स, ठीक है। तो 600 इज इक्वल टू 580 प्लस 140 माइनस एक्स, 600 इज इक्वल टू 580 620 और आपका आ गया 720 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा 720 माइनस 600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 120। 120, ठीक है। चलें। द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री क्रिएट्स कैश टू परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। चलें, जरा बताएंगे सर इसमें क्या होगा। सर क्वांटिटेटिव ईजिंग। सर समझाएं थोड़ा सा। सर क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली लाइक सेंट्रल बैंक जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स करती है तो लाइक इन्फ्यूज कैश इनटू द इकोनॉमी ताकि लोग और बोरिंग करें और स्पेंडिंग करें। अच्छा, तो देखिए इसमें होगा पता है क्या हमारे पास के हाँ, कि जब सेंट्रल बैंक क्रिएट करती है पैसे को ताकि वो परचेज कर सके गवर्नमेंट बॉन्ड्स को फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, तो उसे हम कहते हैं ही क्वांटिटेटिव ईजिंग है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में सर क्या होता है कि हमारे पास मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है, सही है, और हम लोग इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर रहे होते हैं। बेसिकली मेन मकसद है टू स्टिम्युलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये कब होता है जब आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो लो हो। इट इज़ यूज्ड, इसकी यूजेज भी पता हो कि इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज लो इन्फ्लेशन, सही है, और हमारे पास स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्योंकि अगर पीक पे चल रही है इन्फ्लेशन और अगर आप ये चीज करते हो तो फिर तो आप इसको रोक नहीं सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग आंसर है। जी। विच रो शोज करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी, सही है। तो सर हमारे पास क्या होगा कि जीडीपी पर हेड उनका क्या हो रहा होगा कि ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो रहा होगा। बर्थ रेट क्या हो रहा होगा सर, इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो बर्थ रेट कम हो रहा होगा। रीजन कि सर वो लोग अब जो है वो एजुकेशन उन्होंने जो है वो और हेल्थ केयर वगैरह जो है वो बेटर हो चुका है, बेटर यूजेज हो चुकी है इन सब चीज़ों की। हाउस होल्ड सेविंग रेशो, सही है, इनकम अगर बढ़ रही है तो सेविंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका सी। आगे चलते हैं। विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी पॉलिसी है, सही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो इंक्रीज करेगी, सही है, बता सकते हैं भाई। देखिए भाई, एन इंक्रीज इन रीट्रेनिंग फैसिलिटीज, अगर आप रीट्रेन करते हैं तो इससे क्या होगा हमारे पास कि मोबिलिटी जो है वो वर्कर की बढ़ जाएगी ऑक्यूपेशनली, तो ये तो नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। द इम्पोजिशन ऑफ सेलेक्टिव इम्पोर्ट कंट्रोल्स, सर इससे तो सर आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे डोमेस्टिक जॉब्स को। इससे सर क्या हो रही होगी, प्रोटेक्शन हो रही होगी ऑफ डोमेस्टिक जॉब्स। आगे चलते हैं। जो हमने बात करी इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, तो सर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या कर रहे हो भाई, रिड्यूस करते हो अनएम्प्लॉयमेंट को इन द शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू स्टिम्युलेट योर डिमांड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो सर क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो एक्टिविटी कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट सर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अ गवर्नमेंट इज इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी, सही है, रिड्यूसेस सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सर क्या हुआ हमारे पास, सर वो लैक ऑफ डिमांड की वजह से। सही है, ड्यू टू फॉल इन योर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं भाई। डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इनकम टैक्स,
सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपकी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को और ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को जो है वो यूज कर रहे हो, मतलब बिजनेस एक्टिविटी ग्रो ही नहीं होगी, डिक्रीज बजट डेफिसिट। सही, इसका मतलब सर क्या है कि आप यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन ही को यूज कर रहे हो, आप जो है वो अपने टैक्सेस को जो है वो क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। वैसे ही लोगों का काम नहीं है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहे हो, बेनिफिट दे नहीं रहे। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इनकम टैक्स, सर ये आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है, और इससे ही आप क्या कर सकते हो, अपनी एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करवा सकते हो। एन इकोनॉमी अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सही है, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा भाई, सर देखिए जब हम बात कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सही है, सीपीआई की बात, और हम लोग बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अगर मैं कर्जनेट कर्व की बात करूं तो ये बात करता है इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। अगर मैं लॉरेंस कर्व की बात करूं तो लॉरेंस कर्व जो है वो बात कर रहा होता है किसके बारे में, आपका जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ वो गिनी कोफिशिएंट वगैरह लेफर कर्व के बारे में, तो ये बात करता है टैक्स रेट्स और उसके रेवेन्यू के बारे में। फिलिप्स कर्व जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, हमारे पास 30th पे आ जाए। इन कंट्री द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट जॉब्स, विच पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। सर हमने अभी देखा ऊपर, इंक्रीज जनरल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, तो सर कंज्यूमर्स विल बी बाइंग डोमेस्टिक गुड्स विच विल बी प्रोटेक्टिंग देयर डोमेस्टिक जॉब्स। सही, इफ यू विल बी रिमूविंग कोटा, सर ऑब्वियस वाले फॉरेन कंपटीशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी गिर रही होगी, ठीक जी है। सर। आई बात समझ, है जी तो कोई सर। मसला? नहीं सर। चलो।